हाँ जी सर, चलो स्टार्ट करते हैं। आप शांत हो जाओ, एकदम शांति चाहिए मेरे को क्लास के अंदर। हो गया टेस्ट तुम्हारा, जो तुमने देना था दे दिया, बात खत्म। अब आपस में डिस्कस मत करो। इधर सुनो, हमारे पास में एक चैप्टर है इशू ऑफ शेयर्स, ठीक है ना। इशू ऑफ शेयर्स कंपनी अकाउंट में। वैसे तो सर आपने बुक 2 का एक चैप्टर उठा लिया। हाँ, मैं बुक 2 का चैप्टर उठा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं उसको पहले करवाना चाहता हूँ और ये हमने क्लास 12 में ताजा पढ़ा भी हुआ है। ठीक है जी। इशू ऑफ शेयर के अंदर होता क्या है? एक कंपनी होती है। देखो, कंपनी क्यों होती है? एक पर्सन होता है, ठीक है। हमने आज तक क्या पढ़ा? ये मिस्टर एक्स थे, ये मिस्टर एक्स सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न कर रहे थे, ठीक है जी। सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न चला रहे थे ये मिस्टर एक्स, और इनका बिजनेस एक्सपेंड हुआ तो इन्होंने एक्स एंड वाई एसोसिएट चलाई, ठीक है ना। एक्स एंड वाई एसोसिएट चलाई, यानी कि पार्टनरशिप बनाई। अब इनका बिजनेस और ज्यादा एक्सपेंड हो गया, तो अब ये क्या कर रही है? एक्स वाई जेड कंपनी चला रही है। अब कंपनी क्या होता है? अब कंपनी क्या होता है? ये कंपनीज एक्ट के अंदर आप लोग लॉ में पढ़ते हैं, ठीक है। कंपनी को शुरुआत करने के लिए हमारे को चाहिए कि जैसे हर काम करने के लिए हमारे को इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो कंपनी को भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए कुछ साउंड अमाउंट चाहिए था। लेट्स से ये अमाउंट था, मान लो 10 लाख रुपए, मान लो 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए हमारे को प्री इन्वेस्टमेंट चाहिए। अब ये 10 लाख रुपए ना तो एक पर्सन लेकर के आ रहा है, एक पर्सन नहीं लेके आ रहा। क्यों? क्योंकि ये सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न नहीं है। ना ही ये पार्टनर्स लेके आ रहे हैं, क्योंकि ये पार्टनरशिप फॉर्म नहीं है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे? हम मैं पब्लिक कंपनी की बात कर रहा हूँ। हम क्या करते हैं? हम ये 10 लाख रुपए की अमाउंट को नंबर ऑफ पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। यानी कि मान लो हमने कुछ इसके शेयर्स बनाने, शेयर्स बनाने मतलब शेयर करना है, इसको शेयरिंग में लेंगे हम इसको। इस कैपिटल को हम किसी एक बंदे से नहीं लेंगे, बहुत सारे लोगों से लेंगे, ठीक है जी। मान लो हमने इसके शेयर्स बना दिए। शेयर्स कितने बना दिए? मान लो एक जो शेयर था वो 100 रुपए का था, ठीक है जी। तो हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे सर? 10,000। अब मेरे पास में शेयर होल्डर्स होते हैं, ये जो लोग 10,000 शेयर ले रहे हैं, इसको शेयर कैपिटल क्यों कहते हैं? ये बात समझ में आ गई? क्योंकि इसकी शेयरिंग हो रही है, ठीक है जी। अब ये जो 10,000 शेयर्स हैं, इसको कुछ लोग ले रहे हैं। मान लो ये कितने लोग हैं? मान लो ये 5 लोग, 5 लोग हैं, और ईच ले रहे हैं 2,000। सबने 2,000 शेयर्स ले लिए। एक शेयर की वैल्यू कितनी थी सर? 100 रुपए। तो मिस्टर एक्स के पास में, ये फर्स्ट पर्सन के पास में कितने का अमाउंट होल्ड हो रहा है? 2 लाख रुपए। यानी कि सबके पास में 2 लाख रुपए उनका कैपिटल कंट्रीब्यूशन है। मानते हो इस चीज को? हर एक पर्सन का कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना है सर? 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए ईच, यानी कि हमने 5 लोगों से किया। अब जरूरी है क्या 5 लोग? मतलब आप ये कहते हो सर, आप ये कहना चाह रहे हो कि हर एक पर्सन को कम से कम 2,000 शेयर्स लेने पड़ेंगे? नहीं, कोई एक भी ले सकता है, कोई एक भी ले सकता है, लेकिन फिर उसका इन्वेस्टमेंट कितना होगा कंपनी में? ₹100 ओनली। बात समझ में आई? भैया 2,000 नहीं लेना चाहते। मान लो ये कहते हैं सर मेरे को आप 1,999 दे दो, और एक और पर्सन है जो कहता है 1 शेयर दे दो। तो इसका कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना है कंपनी में? 100 रुपए। और इसका कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? 1,99,000 रुपीज। कितना ही होगा? कितने का कैपिटल कंट्रीब्यूशन इसका हो जाए? तो ये एक पर पर्सन, यानी कि अगर कोई कैपिटल कंट्रीब्यूट करना चाहता है तो उसको मिनिमम कितना करना पड़ेगा? 100 रुपीज कम से कम देने पड़ेंगे। बात समझ में आई? कोई शक इस बात में? अच्छा, अब स्कीम क्या कह रही है? स्कीम ये कह रही है, कह रहा जी आपको
हमें पैसा देना है, कंपनी हूं मैं, मुझे पैसा देना है, आप लोग दोगे और मैं आपको शेयर सर्टिफिकेट इशू करूंगा दैट यू आर द होल्डर ऑफ द शेयर। ठीक है जी। तो अब मैं आपको शेयर इशू करता हूं, यानी कि आपको सर्टिफिकेट इशू करता हूं, और सर्टिफिकेट इशू करने के साथ ही आपको मैं अपना शेयर होल्डर बना लूं। तो इसके ना प्रोसेस है। प्रोसेस क्या है, ध्यान से सुनना। प्रोसेस ये है कि हमारे को बोला जाता है, हमारे को ये बोला जाता है कि आप एज अ शेयर होल्डर मेरे पास में आएंगे, एक एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे। अब एप्लीकेशन फॉर्म की कहानी भी सुन लो। एप्लीकेशन फॉर्म की कहानी ये है कि मैं दिल्ली में रहता हूं, मैं दिल्ली में रहता हूं, तो क्या मेरे प्रोडक्ट के चाहने वाले केवल दिल्ली तक ही सीमित होंगे? हो सकता है बाहर भी हो सकता है यहाँ के लोग मुझे उतने, मेरे प्रोडक्ट को उतना ना अच्छा मानते हो जितना कि बाहर के लोग मानते, दिल्ली से बाहर के। ठीक है जी। तो उस केस में मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे ना वर्ल्ड वाइड अपने शेयर्स इशू करते हैं, वर्ल्ड वाइड एप्लीकेशन देनी है, लोगों को बताना है कि सर आप क्या करो, आप मेरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दो। ठीक है जी। और बदले में मैं आपको रिटर्न दूंगा, दैट पर्टिकुलर रिटर्न इज नोन एज डिविडेंड। डिविडेंड तो ये क्या है हमारे पास में, आप पैसे देते हो और मैं आपको रिटर्न देता हूं और एक टाइम के बाद में मैं आपका पैसा रिफंड कर देता हूं। अच्छा चलो, अभी जो एप्लीकेशन की बात चल रही है, तो दिल्ली के लोग मेरे को उतना पसंद नहीं करते थे जितना बाहर के करते हैं, लेकिन मैं दिल्ली में ही हूँ, तो क्या मानते हो, एप्लीकेशन सिर्फ दिल्ली में बंटवा दूं या वर्ल्ड वाइड बंटवा दूं? वर्ल्ड वाइड बंटवा देनी चाहिए, दिल्ली के बाहर भी बंटवा देनी चाहिए। हो सकता है मेरे को एक भी इन्वेस्टर ना मिले, एक भी शेयर होल्डर ना मिले, एक भी कैपिटल कंट्रीब्यूशन देने वाला ना मिले दिल्ली में, लेकिन बाहर मिल जाए। तो अगर मैंने नंबर ऑफ एप्लीकेशंस, अगर मैंने नंबर ऑफ एप्लीकेशंस सिर्फ 10,000 छपवाई होती और वो सारी की सारी दिल्ली में ही बंटवा दी होती, तो काम खराब हो जाता। कैसे नहीं, नंबर ऑफ एप्लीकेशन कितनी, 10,000। सोच, मुझे चाहिए, मैं इंस्टीट्यूट रन कर रहा हूं, मुझे चाहिए इस क्लास में बैठाने के लिए 50 बच्चे मान ले, और मैं 50 ही पैम्पलेट छपवाता हूं और 50 पैम्पलेट जाकर के काट देता हूं सीपी के अंदर ही, और कनॉट प्लेस के अंदर मान लो उसका कोई काम ही नहीं है, तो क्या वो पैम्पलेट वेस्ट हो गए? और सीपी के बाहर लोग मुझे चाहते थे सीपी के अंदर आना, वहां तक उनके पास मैसेज पहुंचा ही, मैसेज पहुंचा नहीं, तो मेरे को इन्वेस्टर मिलेगा क्या? तो दिमाग में ना एक बार याद रख लेना कि एप्लीकेशन फॉर्म्स सिर्फ 10,000 नहीं छपवाए जाते, एप्लीकेशन फॉर्म्स 10,000 नहीं छपवाए जाते, शेयर्स 10,000 इशू किए जाते हैं। आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं स्कूल कॉलेज वगैरह में, अगर आपका क्राइटेरिया पूरा हो जाता है बाद में, जो आपने कहा था या जो वो मांग रहे हैं आपसे, तो आप सिलेक्ट हो जाते हैं, वरना आप रिजेक्ट हो जाते हैं। क्या आप एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद में स्कूल को ये बाउंड कर सकते हैं कि सर आपके कॉलेज की तो कट ऑफ जो है वो 92% थी और मैंने फॉर्म भरा 72% आए, तो मेरे को तो एडमिशन दो क्योंकि मैंने फॉर्म भरा है। तो फॉर्म्स कैन बी, एप्लीकेशन फॉर्म्स कैन बी सिलेक्टेड और रिजेक्टेड। तो अपने दिमाग से ये बात निकाल देना कि 10,000 एप्लीकेशन फॉर्म छपवाए जाते हैं, करोड़ों छपवाए जाते हैं, लाखों छपवाए जाते हैं, बहुत सारे छपवा करके बांट दिए जाते हैं, फिर लोग हमें एप्लीकेशन देते हैं, मुझे एप्लीकेशन दे रहे हैं, आप लोग एप्लीकेशन दे रहे हैं, आप लोग एप्लीकेशन के साथ में ना कुछ अमाउंट दे रहे हैं। अब ये अमाउंट कैसे देते हैं? 100 रुपए का एक शेयर था, 100 रुपए का एक शेयर था, मैंने आपसे 100 रुपए नहीं मांगे, मैंने मांगे आपसे केवल 20 रुपए। मैंने कहा आप मेरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में 20 रुपए भेज देना। ओके ठीक है जी। अब सभी ने 20-20 रुपए भेज दिए। मान लीजिए आप लोगों का मेरे पे विश्वास है, मैं रतन टाटा टाइप पर्सन हूं और अपने पास में एक बढ़िया सी कंपनी रन कर रहा हूं, तो आप सभी लोगों ने, मैंने कितनी एप्लीकेशन दी थी? मैंने एप्लीकेशन दी थी 1 लाख, छपवाई थी और आपने बंटवाई थी, और मुझे लोगों का, कितने लोगों का इंतजार था? 10,000 एप्लीकेशन का। अगर एक बंदा 100 रुपया भी दे, मिनिमम सब्सक्रिप्शन भी दे, मिनिमम अमाउंट भी दे, तो कितने लोग होंगे? 10,000। तो एप्लीकेशन छपवाई 1 लाख, और मेरे पास में कितने लोगों ने अप्लाई किया? 1 लाख लोगों ने अप्लाई किया। अब मैं सेलेक्ट कर सकता हूं,
कि किसको देना है किसको नहीं देना। इसकी टोपी मेरे को बहुत अच्छी लगती है, मैं इसको शेयर दे देता हूँ। उसकी टोपी मेरे को अच्छी नहीं लगती, वो टोपी नहीं पहन के आता, तो मैं उसको शेयर नहीं दे रहा हूँ। कहने का मतलब क्या है कि कंपनी सेलेक्ट कर सकती है किसको देना है किसको नहीं देना। अच्छा मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, शांत रहो, उत्तेजित ना हो, कृपया सुनो। अब क्या होगा उसके आगे, अब उसके आगे प्रोसेस के अंदर ये होगा कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म भर दी। अब सोच करके देखो, एक पर्सन ने एक शेयर मांगा है और एक पर्सन ने 20,000 शेयर, ओ क्या नाम है, 2,000 शेयर मांगे हैं। मैं किसको प्रेफरेंस दूंगा? 2,000 वालों को ना, क्योंकि वो मुझे ज्यादा प्यार दे रहे हैं। तो मैंने कहा जी जिसने एक मांगा उसको रिजेक्ट कर दो, जिसने 2,000 मांगे उसको सेलेक्ट कर लो, क्योंकि ज्यादा अमाउंट दे रहा है। बात समझ में? या फिर सोलली डिसीजन के अंदर मैं ये भी कह सकता हूँ कि 2,000 वाले को हटा दो, कहीं ये मेरी वोटिंग पावर में ना आ जाए, और एक 100 वालों को, बहुत सारे लोगों को इकट्ठा कर। तो ये डिपेंड करता है। लेकिन एक बात तो तय है, जो पैसा आप लोगों ने एप्लीकेशन के साथ दिया वो पैसा मुझ तक नहीं पहुंचेगा। है सर, फिर ये कहां जाएगा? वो जाएगा सेपरेट बैंक अकाउंट में। एक सेपरेट बैंक अकाउंट के अंदर जाएगा वो पैसा। बात समझ में आई? आप लोगों ने सबने एप्लीकेशन फॉर्म भरा और वो एप्लीकेशन फॉर्म का पैसा एक बैंक अकाउंट में जा रहा है, क्योंकि रूल्स कहते हैं कि जिन लोगों ने तुम्हें पैसा देना था, जितना तुमने पैसा मांगा है एप्लीकेशन पे, उसका अगर 90% आ जाता है तो उसको यूटिलाइज करना, वरना ये पैसा वापस कर देना। कितना परसेंट? आवाज नहीं आ रही, आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। आवाज तेज रखा करो बेटा, सुबह सुबह का टाइम है, अभी केवल 10:30 ही बजे। अगर सुबह ही धराशायी हो जाओगे तो पूरे दिन क्या करोगे? दोस्तों बीआर पार्टी है, बस हम रात को जाते हैं। नाइट में लगाऊं कभी क्लास? पढ़े कभी? ऑनलाइन ही पढ़ के देखेंगे, सो रहे होंगे आधे दिन। अच्छा जी देखो आगे की कहानी सुनते हैं। 90% लोगों ने मुझे अगर पैसा दे दिया, अब मैंने कितना पैसा मांगा था, ध्यान से सोचना। 10,000 नहीं, 10 लाख नहीं मांगा था। 10,000 शेयर्स के ऊपर मैंने 20 रुपया मांगा था एप्लीकेशन पे। पूरा पैसा थोड़ी मांग रहा हूँ, वन शॉट पेमेंट नहीं। कितना हो गया जल्दी बताओ? 2 लाख रुपए मांगा था। 2 लाख रुपए में से 90% कितना होता है? 1,80,000। ठीक है जी, और 10% कितना होता है? 20,000। अगर ये सिचुएशन है तो हम रेल में है, वरना हम जेल में। कहने का मतलब ये 90% लोगों का प्यार तुम्हें मिल जाए दिवाकर, तो काम आगे बढ़ाना, और अगर नहीं तो ये जो 89% का भी मिला है उनको भी रिफंड कर देना। ये रूल बताया गया। बात समझ में आ गई? 90% सब्सक्रिप्शन आ जाएगी, मिनिमम सब्सक्रिप्शन। सर 92 आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, काम चलाओ। सर वो रिमेनिंग 8%, 92 में से 92 से जो रिमेनिंग बच गया 8%, उसका क्या करें? कोई बात नहीं, अंडर सब्सक्रिप्शन का केस हो जाएगा, अंडर सब्सक्रिप्शन का केस हो जाएगा। सर अगर आपने पैसे मांगे थे लोगों से 10,000 शेयर्स के ऊपर, और एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपने सेलेक्ट कर लिए, कितने? 1,10,000 11,000 लोगों से कितने मांगे थे? 10,000 शेयर्स के ऊपर, और 11,000 आपने सेलेक्ट कर लिए। क्या आप ऐसा कर सकते हो? हाँ मैं ऐसा कर सकता हूं। तो मैं अपने पास इसको ओवर सब्सक्रिप्शन का केस कहता हूं। लेकिन किसी भी केस में 10,000 शेयर से ज्यादा इशू नहीं कर सकता। सर ये क्या कह रहे हो आप? एक बार फिर से बोलो, एक बार फिर से बोलूंगा मैं, ध्यान से सुनना मेरी बात को। मैंने नंबर ऑफ शेयर्स कितने मांगे थे तुम लोगों से? 10,000। तुम कितने लोग थे? 1 लाख। मैंने 11,000 एप्लीकेशन का पैसा अपने पास रख लिया। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? हाँ कर सकता हूं। ओवर सब्सक्रिप्शन का केस, 10,000 लोगों से पैसा मांगा, 1 लाख लोगों ने दे दिया, 11,000 लोगों का पैसा अपने पास रख लिया, बाकियों को रिफंड कर दिया। आप सर 11,000 का पैसा रख सकते हो? हाँ रख सकता हूं, लेकिन उन 11,000 एप्लीकेंट्स को मैं 10,000 शेयर से ऊपर नहीं दे सकता। तो सर फिर ये 1,000 लोगों का पैसा जो आपने रोक लिया है, इसका क्या करोगे? कॉल्स इन एडवांस। यानी कि क्या मान लूंगा? मांगा तो था एप्लीकेशन,
और कुछ लोगों ने मुझे अलॉटमेंट मनी भी दे दिया है ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में। ठीक है जी, ये पढ़ेंगे धीरे धीरे, अभी तो मैं केवल भूमिका मान रहा हूँ, कहानी सुना रहा हूँ, प्रोसेस बता रहा हूँ। तो हमने क्या किया जी, आपने एप्लीकेशन दी मेरे को, और मैंने मिनिमम सब्सक्रिप्शन का क्राइटेरिया पूरा होने पर अपना काम चलाया और फिर आगे धीरे धीरे पैसा मांगने लगा। अब सर जनरली कंपनी क्या करती है, शॉर्ट सब्सक्रिप्शन आ जाए अगर और 90% से कम आ जाए। अब मान लो मैं ड्रामे करने के लिए तो प्रोस्पेक्टस नहीं छपवा रहा था ना, मैं किसके लिए प्रोस्पेक्टस छपवा रहा था, ताकि मैं अपना काम चला सकूं। तो मैंने ना एक काइंड ऑफ इंश्योरेंस करवा लिया। क्या इंश्योरेंस करवा लिया मैंने, क्या कहते हैं इन लोगों को मालूम है आप लोगों को, अंडरराइटर्स। नाम तो सुना होगा, अंडरराइटर्स होते हैं ये। अंडरराइटर्स क्या करते हैं, अंडरराइटर्स कमीशन लेकर के उनको सिक्योर कर देते हैं। यानी कि मेरे पास आया एक पर्सन, मेरे पास सुशील सर आए बाहर से, कहते इन लोगों से आप क्या मांग रहे हो, पैसा। मैंने कहा हाँ। कहते दे देंगे ये लोग आपको, मैंने कहा हाँ दे देंगे। कहता अगर ना दिया इन्होंने तो, मैंने कहा हाँ यार ये तो चिंता का विषय है। कहता आपने जो प्रोस्पेक्टस के ऊपर, लीगल फॉर्मेलिटीज के ऊपर प्रमोटर्स को जो अमाउंट दिए, सारे वेस्ट हो जाएंगे। मैंने कहा हाँ। कहते मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ, ये आपको 10,000 शेयर का पैसा दे या ना दे, मैं पूरा का पूरा पैसा दे सकता हूँ। एक पर्सन उठ करके आया मेरे पास, नाम क्या था, सुशील सर, उठ करके आए, कहते मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ ये 10,000 शेयर ये लोग लेने या ना ले, मैं ले लूंगा। तो मैंने कहा फिर आप ही ले लो। कहते ना 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 ना, मेरा खरीदना काम नहीं है, एश्योर करना काम है, और इस काम के लिए मैं आपसे कमीशन लेता हूं, और इस काम के लिए मैं आपसे कमीशन लेता हूं। मान लो उन्होंने कहा 5% कमीशन लूंगा। अब मेरा आप लोगों से सवाल, मान लो मैंने जनरल पब्लिक से 10,000 शेयर्स मांगे थे और अंडर सब्सक्रिप्शन आई थी मेरी, अंडर सब्सक्रिप्शन में 88% आई थी, काम शुरू नहीं कर सकता था ना। तो मुझे 12% किससे लेना पड़ेगा, सुशील सर से लेना पड़ेगा। 12% किससे लेना पड़ेगा, सुशील सर से लेना पड़ेगा। शॉर्ट सब्सक्रिप्शन है कि नहीं है, कितने शेयर का पैसा चाहिए था मेरे को, कितना पैसा चाहिए था, ये देखो। अगर मेरे पास 90% नहीं आया, 89% आया, जल्दी बताओ कितना हो गया, जल्दी से बताओ 11% कितना हुआ, 11% कितना हुआ। अच्छा मेरे को पहले ये बताओ, क्या ये शॉर्ट सब्सक्रिप्शन का केस है, क्या ये शॉर्ट सब्सक्रिप्शन का केस है, इतनी बात समझ में आती है। अच्छा अब मेरे को अंडरराइटर की जरूरत है, यानी कि इंश्योरेंस जो दे करके गया था, जिसने कहा था कि हाँ सर मैं आपका साथ दूंगा, कोई साथ दे या ना दे, अब मैं उसको बुलाऊं या ना बुलाऊं, बुलाओ सर बिल्कुल बुलाओ। अब उसने मेरे से कहा था कि वो 5% कमीशन लेगा, है ना, 5% कमीशन लेगा। किस अमाउंट के ऊपर 5% कमीशन लेगा, किस अमाउंट के ऊपर वो कमीशन लेगा, 100% अमाउंट के ऊपर या फिर 11% जो उसने परचेज किया। आवाज 11%। शाबाश शाबाश नालायको शाबाश। वो 1% वाला भी है बीच में, 11% पे क्यों लेगा, एश्योर कितने परसेंट को किया था, 100% को एश्योर किया था। एश्योरेंस देने की कमीशन ले रहा था वो, खरीदने की नहीं, खरीदना तो उसकी ड्यूटी था, खरीदना तो उसकी ड्यूटी था। बात समझ में आई, जितने की एश्योरेंस देगा उसी पे तो कमीशन लेगा, 100% पे कमीशन लेगा। सर ये है ना 2-2 नंबर की सुइयां चोरी के नाम पे वो लोग डाल देते हैं और हम लोग उसको गवा बैठते हैं। ध्यान से सुनो और दिमाग लगा करके पढ़ो, ठीक है जी, ओके। तो 100% पे लेगा, कितने का उसने एश्योरेंस दिया था। अच्छा एक बात बताओ ना, तुम लोग अभी भी हजम नहीं कर पा रहे हो, सीधी सी बात है, अगर कोई कुछ ना लेता, मेरे को 1 रुपया नहीं आता, तो वो 100% लेता ना, तो तब तो तुम्हारा जवाब 100% हो जाता है। अच्छा ये सही है, मतलब तुम्हारे तो वेरिएशन होती रहती है आंसर्स के अंदर, कि 100% लेगा तो 100%, 11% लेगा तो 11%, ऐसा थोड़ी है। 11% के लिए तो उसने तुम्हें अमाउंट दिया है, कमाएगा तो वो पूरे 100% पे। सर अगर शॉर्ट सब्सक्रिप्शन ना हुई, अंडरराइटर की जरूरत ही ना पड़ी, तो क्या कमीशन देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, बोलो ठीक है जी भाई। तुम अगर क्या नाम है जाते हो और मेडिक्लेम इंश्योरेंस पॉलिसी तुम्हारी होती है, इंश्योरेंस प्रीमियम देते हो या नहीं देते हो, चाहे ठुको या ना ठुको,
कल मैं इंश्योरेंस क्लेम पढ़ा रहा इंटर के अंदर, बच्चों की मैंने आंखें खोली, आंखें फटी की फटी रह गई, पूरा उनका ये कॉर्निया होता है ना, ऐसे फट गया था पूरा। ऐसी एक बात बोली मैंने, उसके बाद में कहते हैं ऐसा होता है क्या? लाइफ इंश्योरेंस के अंदर या मेडिक्लेम इंश्योरेंस के अंदर, लाइफ इंश्योरेंस किससे रिलेटेड है? लाइफ से रिलेटेड है। हमारे चैप्टर से इसका कोई लेना देना नहीं, मजे के लिए बता रहा हूँ। लाइफ इंश्योरेंस के अंदर हमारे पास में जो क्या नाम है, प्रीमियम का पैसा हम पे करते हैं, वो हमारे को एलआईसी कब देती है? जब या तो डेथ हो जाए या फिर डेट ऑफ मैच्योरिटी आ जाए, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, है ना? ऐसी ही टैगलाइन है उसकी। अगर सुसाइड अटेम्प्ट हो जाए, अटेम्प्ट या सुसाइड कर ले तो वो क्या नाम है, नहीं देती, ये बात तो हमें मालूम, ठीक है जी। लेकिन सुसाइड के अंदर है क्या? आप यहाँ से जा रहे हो, आपने मतलब कोई जा रहा है यहाँ से दिल्ली से गुड़गांव जा रहा है, दिल्ली से गुड़गांव जा रहा है, अब गुड़गांव हाईवे के ऊपर ना टू व्हीलर ले जाना मना है। आप नहीं, आप क्या नाम है, मतलब वो पर्सन वहां पे जा रहा है और उसकी कोई इंटेंशन नहीं है किसी को टक्कर मारने की, लेकिन किसी ने उसको टक्कर मार दी, कोई इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलेगा जी, क्योंकि आप फॉल्ट पे थे, आपकी गलती है या नहीं है, सिविल केस क्रिमिनल केस वहां चलेंगे, इंश्योरेंस कंपनी कुछ नहीं देगी। और ये जो राइट्स पे झूलने जाते हो ना एंटरटेनमेंट के लिए, अगर आपने आपकी जान को जोखिम में डाला है तो उसका भी अटेम्प्ट टू सुसाइड ही समझा जाएगा। यानी कि सोचो अगली बार जब तुम वहां से जा रहे होगे और तुम्हारा ठुड्डा मार के तुम्हें दोस्त मजाक करता है ना हमेशा, अबे इंश्योरेंस है ना तेरा, नहीं मिलेगा, सर क्या फायदा इंश्योरेंस मिले या ना मिले, हम कौन सा देखने आ रहे। ऐसी ऐसी बातें होती है। तो बेटा थ्योरी भी जरूरी है, जिसको तुम थ्योरी कहते हो वो रूल होते हैं, वो लॉ होगा। तो नेक्स्ट टाइम किसी राइड पे बैठोगे ना तो सोच लेना कि कुछ नहीं मिलने वाला। अच्छा सुनो सुनो, चलो वापस आते हैं अपनी चैप्टर के ऊपर, ध्यान से। अरे सुनो, तेरा है सर, आपका इंश्योर्ड है? हाँ मेरा इंश्योर्ड है, मैं इंश्योर्ड हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन ठीक है। अच्छा देखो, मैं राइट पे बैठूंगा क्यों? मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, कभी मन इतना बड़ा पेट लेकर के करेगा भी ना तो वोमिट की फील आ जाएगी, बिल्कुल नहीं। अच्छा सुनो सुनो सुनो, हाँ तो ना अपने पास में ये चल रहा था, तो ये हमारा अंडरराइटिंग की बात मैंने आप लोगों को बताई, शॉर्ट सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन की बात भी बताई, करेंगे प्रैक्टिकली इनको भी करेंगे, बस अभी बता रहा हूँ, इंटरेस्ट क्रिएट कर रहा हूँ आप लोगों को। अब देखो ध्यान से सुनो, अगली प्रोसेस क्या है जी, अलॉटमेंट की। आपने एप्लीकेशन दी, बैंक में पैसा गया, अगर सब्सक्रिप्शन पूरी मिल गई जितनी चाहिए थी तो वो कंपनी के पास आ जाएगा, और अगर कंपनी के पास आ जाएगा तो आप और कंपनी का रिश्ता जुड़ चुका। अब वो आपको शेयर सर्टिफिकेट इशू करेंगे, इसको कहते हैं अलॉटमेंट। जब आप कंपनी को शेयर के लिए अप्लाई करते हैं ना तो आप प्रपोजल दे रहे होते हैं कंपनी को, और कंपनी एक्सेप्ट कर रही होती है, और उसको एक्सेप्टेंस को क्या कहते हैं हम, अलॉटमेंट। तो वो पता क्या कहते हैं, अब वो तुम्हें फोन कॉल मार रहे हैं, मतलब ऐसा सोचना मत कैसा होगा, सिर्फ कहानी बता रहा हूँ, फोन कॉल कर रहे हैं, सर यू आर सिलेक्टेड, अच्छा जी आ जाओ हमारे ऑफिस में, हम आपको शेयर सर्टिफिकेट इशू करेंगे, ठीक है जी। वो शेयर सर्टिफिकेट इशू करेंगे, यानी कि आज के बाद आप हमारे, मतलब पहले जमाने में होता था ऐसा, अब तो डीमैट अकाउंट में काम होता है सारा का सारा शेयर मार्केट की वजह से। तो जी हमारे पास में क्या होता है, अब अलॉटमेंट के बाद आप उनके रजिस्टर में रजिस्टर्ड हो गए हैं। बहुत से बच्चे ये सोचते हैं एप्लीकेशन के साथ ही हम शेयर होल्डर बन जाते हैं, ना 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 ना, एप्लीकेशन तो आपका प्रपोजल था, वो रिजेक्ट भी हो सकता था, सेलेक्ट भी हो सकता था। अगर सेलेक्ट हो गया तो अलॉटमेंट की प्रोसेस आएगी, अलॉटमेंट की प्रोसेस आएगी तो क्या, रजिस्टर में आपका नाम लिखा जाएगा, श्री 1000 जो भी आप महाराज। बात समझ में आई? अच्छा अलॉटमेंट के बाद है ना, अलॉटमेंट में भी पूरा पैसा नहीं मांगा, मान लो 100 रुपए का शेयर था, 20 रुपए एप्लीकेशन में दे चुके थे, 30 रुपए उन्होंने अलॉटमेंट में मांग लिए, 30 रुपीज मांग लिए, आपकी जेब से 50 जा चुका, उनकी जेब में 50 आ चुका, अब रिमेनिंग 50 रिमेनिंग रुपया है 50। उन्होंने कहा 2 बारी फोन कॉल करेंगे, हमारे को पैसा देना है, हमारे ऑफिस में आ जाना, तो 2 बारी उन्होंने कॉल की, 25-25 की, और क्या नाम है, तुम उनको पैसे पूरे तुम्हारे उनके पास में हो गए, अब तुम प्रॉपर उनके फुल्ली पेड अप शेयर होल्डर तो पहले ही बन गए थे, फुल्ली पेड अप शेयर होल्डर बन जाओगे, ठीक है जी। अब इसके बीच में अगर किसी की नीयत खराब हो जाती है और वो पैसा नहीं देता
तो जितना रिमेनिंग मनी आया हुआ होता है ना वो सारा का सारा फॉरफिट हो जाता है और ये शेयर किसी और को इश्यू कर दिए जाते हैं। ठीक है जी, एज ए वो उसका शेयर होल्डर ही ना। जैसे मिसाल के तौर पे मान लो, ऐसा है नहीं वैसे, ये बच्चे को मैंने अपने यहाँ पे बिठाया, 2 महीने इसने पढ़ा, अब ये कहता सर मेरे ना पापा की ट्रांसफर हो गई, मेरे पापा की ट्रांसफर हो गई, मैं ना अब कहीं और ज्वाइन करूंगा, मैं आपको आपकी आगे रिमेनिंग फीस में नहीं दूंगा, तो इसने मेरी फीस में डिफॉल्ट कर दिया, क्या मैं ये चेयर खाली रहने दूंगा? नहीं, यहाँ पे किसी और स्टूडेंट को बिठाएगा। बात समझ में आई नहीं? इसी तरीके से शेयर होल्डर्स के साथ में भी होता है, अगर कोई मक्कारी करता है तो उसके शेयर को फॉरफिट कर दिया जाता है, उसके पास से जो पैसा आया हुआ होता है वो फॉरफिट कर लेते हैं हम, और वो शेयर किसी और को अलॉट कर दिए जाते हैं। ये है जी हमारी पूरी की पूरी प्रोसेस। ओके, अब आ जाओ जी, जनरल एंट्रीज लिखते हैं कि कब कब क्या क्या होता है हमारे केस के अंदर, हमारे क्वेश्चन के अंदर आपसे जनरल एंट्री पूछी जाती है 6 से 8 नंबर के लिए। ये चैप्टर आपसे पूछा जाता है और बहुत ही आसान, बहुत ही ज्यादा आसान। जी जनाब, आप कुछ पूछ रहे थे? नहीं, मिनिमम सब्सक्रिप्शन से ज्यादा नहीं, क्योंकि वो ना कहते हैं कि इन्वेस्टर की प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है, सेबी ने गाइडलाइंस दी हुई है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन है 10,000 लोगों से 10,000 शेयर आपने इशू करने हैं, मिनिमम 90% होना ही चाहिए। अगर 80 आ गया और आप काम शुरू करने की कोशिश कर रहे हो तो ये इन्वेस्टर की प्रोटेक्शन के अगेंस्ट है, गलत है। और सर अगर ज्यादा आगे तो ज्यादा पैसे ले सकते हो, नंबर ऑफ शेयर ज्यादा नहीं अलाउ कर सकते। प्रोस्पेक्टस उतने का छपवाया आपने, आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जो मीटिंग की थी ना उसमें उतने ही शेयर का रेजोल्यूशन पास हुआ, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। चले जी चले, ठीक है। अच्छा देखो, देखो जी अपनी कॉपी में नंबर 1 ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल क्या होती है? देखो ऐसा है, ऑथराइज से तुम्हें क्या पता लगता है कि सर अथॉरिटी है, अथॉरिटी, हमारी अथॉरिटी के अंदर हम खुद को खुद बांधते हैं। एक कंपनी जो है ना वो लिखती है कि मैं अपने पूरे लाइफ टाइम के अंदर कितनी शेयर कैपिटल इशू करने का अधिकार रखती हूं, दैट इज नोन एज ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, यानी कि मैं कितने के लिए ऑथराइज। बात समझ में आई? समझ में आई मेरी बात? सर क्या एक कंपनी ने अगर लिख दिया कि मैं 1 करोड़ तक की कैपिटल पूरी लाइफ टाइम के अंदर ले सकती हूँ, तो क्या 1 करोड़ की शेयर कैपिटल से ऊपर उसकी कैपिटल ही नहीं हो सकती? हो सकती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग बुला करके एक रेजोल्यूशन पास करना होगा और इस लिमिट को इंक्रीज करना होगा। बात समझ में आई? तो हम क्या कहते हैं जी, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। लिखो जी, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल इज कैपिटल, इट इज कैपिटल for which company have authority to issue the shares for its complete life. This limit, the limit of share capital, can be increased. The limit of share capital can be increased in the meeting of board of director by passing a resolution. ठीक है जी, तो मान लो ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल मेरे पास थी, मैंने बोला था कि मेरी ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल है 10 करोड़ की, ठीक है, इतने की, और मेरे नंबर ऑफ शेयर्स थे, मान लो मैंने इसको डिवाइड किया हुआ था कितने से, 1000 के शेयर्स थे, 1000 शेयर्स से डिवाइड किया हुआ था, तो कितने नंबर ऑफ शेयर्स है मेरे पास? चलो इसको 1 करोड़ कर देते हैं।
कितना हो गया जी? 1 करोड़ डिवाइडेड बाय, कैलकुलेट करके बताओ, 1000। ये देखो पहले तो देखो ये 10 लाख, आधे बच्चे तो बेचारे यही सोच रहे 1 करोड़ होता है, हालत देख रहे हो ना अपनी, ये 10 करोड़ होता है। मैंने 10 करोड़ को घटा करके 1 करोड़ कर दिया था, फिर भी मेरे को कोई जवाब नहीं आया। आ जाओ तुम्हें सिखाता हूँ, देखो, हाँ हंसो हंसो, अपने में हंसो। देखो ये हमने किया 1000 से डिवाइड, ये पहली जीरो से पहली जीरो काट दी, फिर दूसरी से दूसरी काट दी, फिर तीसरी से तीसरी काट दी। ओ माय गॉड सर थोड़ा ये एक को भी एक से काट दो। हाँ पहली जीरो से दूसरी जीरो काट सकते हैं। मतलब तुम इतने डम्ब बन के क्यों बैठते हो यार? मैंने तुम्हारे से अमाउंट नंबर ऑफ लेयर पूछ लिए, मैंने ऐसी मेरी आदत है पूछते रहने की, बंदे चुप करके बैठे हुए हैं। कोई एक से भी एक काट देगा और पहली जीरो से दूसरी जीरो काट देगा। गलाए को कितने हो गए? 10,000 शेयर। भगवान हमारे ना एक सर थे, वो पंजाबी सर थे, वो पता क्या कहते थे? सारे गल्ले मेरे पल्ले। उनकी बात याद आती है, गल्ले होते हैं मतलब बेवकूफ, ठीक है ना? सारे गल्ले मेरे पल्ले, पल्ले का मतलब होता है कि भाई मेरे ही पास आते। अच्छा देखो, योर शेयर कैपिटल समझ में आ गई। अब अथॉरिटी है इसके पास में लाइफ टाइम इतनी की शेयर कैपिटल इशू करने की, यानी कि 10,000 शेयर इशू कर सकता है, ठीक है सर। अब क्या है सर? इशूड शेयर कैपिटल। सर ये क्या बोल रहे हैं? इशूड शेयर कैपिटल। अब ये क्यों बना दिया, मैं बताता हूं क्यों बना दिया। ऐसा है, देखो ध्यान से समझो मेरी बात को, कि 10,000 शेयर्स अगर मैं आज ही इशू कर दूं 1,000 रुपए के, तो क्या मेरे पास उनकी ऑब्लिगेशन नहीं आएगी डिविडेंड देने की? जल्दी बताओ। जरूरी नहीं है, मतलब क्या कहें उनको, डिविडेंड नहीं देते, पैसा तुमने दे दिया, इन्वेस्टमेंट कर ली, ऐसा भी है। अच्छा तुम कुछ और देती हो? प्राइवेट कंपनी शेयर इशू करती है। एक मिनट ठहरना, एक फोन कॉल आ रहा है। सर कैसी बातें कर रहे हो आप? मतलब फोन आ गया था बीच में, कोई बात नहीं, रोक दिया था मैंने। अगर मैं तुम्हारे को ये बोलूं, चलो तुम्हारी बात मान भी लेता हूँ, मैं प्रोस्पेक्टस भेजता हूँ और मैं कहता हूँ कि मैं आपको डिविडेंड नहीं दूंगा, इन्वेस्टर मिल जाएंगे मेरे को? चलो मैं ये घोषणा करता हूँ भाई साहब, आप तो जरूर इशू करना, मेरे को आपसे 10 लाख रुपए चाहिए, डिविडेंड कुछ नहीं मिलेगा आपको। सर मैं इस बेसिस पे बोलूंगा, मैं आपकी कंपनी को अच्छा वेरी गुड वेरी गुड। मतलब आप ये सोचते हैं कि आप जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो किस लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं? कि आप उसको ग्रोथ वैल्यू को देख रहे हैं। चलिए आप ग्रोथ वैल्यू को देख लीजिए, फिर तो इसका मतलब आप मेरे से शॉर्ट टर्म खेलना ही चाहते हैं। कहने का मतलब ये, आज मेरे शेयर ओपन मार्केट से आप खरीद लोगे, ठीक है, और मेरा शेयर 10 रुपए का, और तुम्हें पता है मैंने 15 दिन बाद कोई डिसीजन लेना है और 15 दिन बाद कंपनी का शेयर राइज हो जाएगा और तब आप उसको बेच करके इनकम कमाओगे। ये तो मोटे लालों वाली बातें मत करो मुझसे। तो सर डिविडेंड तो नहीं दे रहा। भाई साहब सुनो मेरी बात ध्यान से, अच्छे से सुन लेना, पढ़े लिखे लोगों की तरह से। नंबर 1, इन्वेस्टमेंट पर्पस से अगर आपने किया है तो आप डिविडेंड को देखते हो। ये जो आपने शॉर्ट टर्म बात कही है ना, 1 साल के अंदर शेयर को बेच करके इनकम कमाने की, ये तो कभी भी कमा सकते हो। अच्छा एक काम करते हैं, तुमने ये बात शेयर के लिए बोली ना, अब मैं तुम्हें एक बात कहता हूं सर, खास तौर से आपको, आपके पास में एक प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी को आपने खरीदा 5 लाख रुपए के लिए, आपको पता है ये 7 लाख रुपए में बिक सकती है, कोर्ट की कोई नोटिफिकेशन आने वाली है, उसके बाद ये 7 लाख की बिकेगी 2 महीने बाद, ठीक 2 महीने बाद। सर आपके दिमाग क्या कहता है कि आप ये 2 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाना चाहते हो, नंबर 1, और नंबर 2 आप साथ में 2 महीने का रेंट भी कमाना चाहते हो या नहीं कमाना चाहते? अगर मैं आपको ऑप्शन दूं कि सर मैं आपको
4 लाख रुपए एक महीने का रेंट दूंगा, सर इसको किराए पे मत दे देना प्लीज, आप इसको किराए पे मत देना, क्योंकि आप सिर्फ ये वेट करना कि 2 लाख रुपए मिलेंगे आज से 2 महीने बाद, 8 लाख रुपए का नुकसान आपका है। जवाब दो सर जैसे ये नहीं, पहले मेरी बात का जवाब, क्या आप ऐसा करोगे? मैं 4 लाख रुपए पे ले रहा हूं आपसे रेंट पे, और 2 महीने बाद सिर्फ 2 लाख रुपए बढ़ने वाले हैं, जस्ट बिकॉज डिविडेंड आप हल्का समझते हैं किसी भी कंपनी। वैसे तो नॉर्मल इन्वेस्टर सर वो करता है शॉर्ट टर्म के लिए। सर जी नॉर्मल इन्वेस्टर जो शॉर्ट टर्म के लिए करता भी है ना, उसके अंदर भी एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट होता है एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन, अगर हम ओपन मार्केट से परचेज भी कर लेते हैं तो भी, यानी कि ध्यान से सुनना, ये एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट क्या होता है, डिवेंचर के लिए होता है ये खास तौर से। मान लो आपने मेरी सिक्योरिटी खरीदी 1 अप्रैल को, 31 मार्च आने वाली है और 31 मार्च को आप इसको बेचने वाले हो, ठीक 2 दिन पहले मैं इसको आपसे खरीद लेता हूँ, मैं खरीद लेता हूँ सेकंड पर्सन, मतलब ये खरीद लेते हैं, मेरी सिक्योरिटी थी आपने खरीदी थी और 2 दिन पहले ये खरीद लेते हैं, तो आप क्या कहेंगे, कितने में बेचने में विश्वास रखेंगे उसको, क्योंकि ड्यू डेट पे जो मेरा होल्डर दिखाई देगा ना सिक्योरिटी का, मैं इंटरेस्ट उसी को ही दूंगा। 2 दिन बाद यानी कि 28 तारीख के बाद 31 तारीख को डिविडेंड घोषित होना है, इन्हीं को मिलेगा। क्या कहती है आपकी समझ, इस शेयर को, इस सिक्योरिटी को कितने दाम पे बेचना चाहते हो? क्या आप इसके अंदर इंटरेस्ट का अमाउंट इंक्लूड करके बेचना चाहते हो या फिर ओरिजिनल वैल्यू पे जो चल रही होगी उस पे? जल्दी बताओ। अब नुकसान दिखाई दे रहा है कि 12 महीने तो मैंने होल्ड किया इसको, 11 महीने 28 दिन मैंने होल्ड किया है और 2 दिन के पीछे पूरे साल का इंटरेस्ट ये लेकर के चला जाएगा, तो अब तुम्हारे को नुकसान दिखाई दे रहा है। सर दोबारा किसी को मत कह देना कि डिविडेंड के लिए हम शेयर होल्ड नहीं करते, डिविडेंड मिलता है और डिविडेंड के लिए हम शेयर होल्ड करते हैं। हाँ ये हमारी अपनी इंटेंशन है कि हम शॉर्ट टर्म में खेल रहे हैं या लॉन्ग टर्म में खेल रहे हैं, और किसी भी शेयर होल्डर को जब शेयर इशू करती है कंपनी तो यही मान करके करती है कि मुझे इसको डिविडेंड देना पड़ेगा, वरना सेबी उसकी ऐसी तैसी कर देगी। जैसे अडानी के सारे कंपनी का तो यही कर रही है। जीरो कूपन बॉन्ड का नाम सुना तुमने? मैं सुनवा देता हूँ। एलआईसी ने क्या नाम है लॉन्च की थी, एलआईसी ने लॉन्च की थी, ये क्या नाम है 1992 में जीरो कूपन बॉन्ड को। तो उसके अंदर क्या स्कीम थी, उसके अंदर स्कीम ये थी कि ना 25 सालों के लिए मुझे पैसा दे दो, 100 रुपए दो, 10,000 रुपए वापस लेना 25 सालों के बाद, 100 रुपए दो 10 सालों के और 25 सालों के बाद 10,000 रुपए लेना, और इंटरेस्ट लेने के लिए ना इस बॉन्ड के ऊपर अपनी शक्ल मत दिखा देना मुझसे, रिटर्न लेने के लिए। तो क्या आप इस स्कीम के अंदर इन्वेस्ट करना चाहेंगे? अगर आप एक लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हैं, आगे ना बात, हाँ आप करना चाहेंगे, आपका इंटरेस्ट नहीं मिला क्योंकि उन्होंने पहले ही प्रोस्पेक्टस में ये चीज डाल दी थी कि भाई 25 सालों तक मैं तुम्हारे को ये पैसा रिफंड नहीं दूंगा, नंबर 1, नंबर 2 कोई इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा, लेकिन जब मिलेगा ना तो 100 के बदले में 10,000 मिलेगा, छप्पर फाड़ के मिलेगा। तो इसको कहते हैं जीरो कूपन बॉन्ड, यानी कि आपका सारा का सारा इंटरेस्ट आपको विद इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट और पता नहीं कितने के ऊपर इंटरेस्ट से कई गुना ज्यादा मिल जाए रिडम्पशन पे। ये एक स्कीम है, लेकिन ये स्कीम अगर मैं आपको दूं 2 सालों के लिए मेरे को 100 रुपया दो और 2 सालों के बाद 102 रुपए ले जाना, और इंटरेस्ट के लिए मेरे को शक्ल मत दिखाना, या डिविडेंड के लिए मेरे को शक्ल मत दिखाना, क्या मानो? सर हमारे पास है ना बहुत सारी स्कीम्स होती हैं, हम डिविडेंड नहीं देते तो हम बहुत कुछ और देते हैं, लेकिन रिटर्न में सामने वाला सेटिस्फाई होना चाहिए, और जनरल रूल ये कहता है कि हमें शेयर्स के ऊपर डिविडेंड देना ही पड़ेगा। हमारे पास स्कीम्स होती है बहुत सारी सिक्योरिटीज अलग अलग, जैसे आप किसी होटल में जाते हैं, आपका छोले भटूरे खाने का मन नहीं है, आपको प्रॉपर मील चाहिए दूसरा, लेकिन आपकी उतनी ही सेटिस्फेक्शन उसमें होनी चाहिए जितनी की छोले भटूरे में हो रही। तो सर अलग अलग सिक्योरिटीज के ऊपर अलग अलग स्कीम्स होती हैं, लेकिन 99% सिक्योरिटीज जो है ना वो रिटर्न देती हैं, तभी वो सक्सेसफुल कहलाती हैं।
आप जो कह रहे हैं ना कि अडानी तो अपने शेयर्स के ऊपर डिविडेंड नहीं देता, तो सर पहले अडानी बन तो जाओ। मैं अगर आपसे बोलूं दिवाकर धवन लर्निंग डेस्टिनेशन मेरी कंपनी है, मैं अपने शेयर इशू कर रहा हूं, डिविडेंड नहीं दूंगा, आप खरीद लोगे मेरे शेयर्स? ग्रोथ रेट आपको दिखाई भी दे रही हो थोड़ी बहुत, तो सर जिनकी ग्रोथ रेट बहुत हाई होती है, लेकिन ये रूल नहीं है कि कह करके कि नहीं जी डिविडेंड तो दूंगा ही नहीं, डिविडेंड देते हैं। अच्छा क्या बात चल रही थी ऑथराइज शेयर कैपिटल और इशूड शेयर कैपिटल की, तो मैं आप लोगों को क्या बताना चाह रहा हूं, अगर मैं 10,000 शेयर आज ही इशू कर दूं, चलो हमने डिविडेंड जिसके बात के ऊपर इतना ज्यादा झगड़ा हुआ उसको मैं बदल ही देता हूं। झगड़ा क्या, आप लोगों में इतने डाउट है, मैं इसके एग्जांपल को, मैंने एग्जांपल क्या दिया था, मैंने एग्जांपल ये दिया था अगर आज 10,000 के 10,000 शेयर इशू कर दूं तो इनके ऊपर मेरे को डिविडेंड देना पड़ेगा, मैं इसको चेंज कर देता हूं। मान लो मेरे 10,000 शेयर, जो शेयर कैपिटल आप मेरे को देते हो, इससे मैं क्या करता हूं, इससे मैं अपनी वर्किंग कैपिटल को चलाता हूं, इससे मैं अपनी प्लांट एंड मशीनरी खरीदता हूं। मान लो आपने मेरे को 1 करोड़ का 1 करोड़ रुपए आज दे दिया, 10,000 शेयर मैंने इशू कर दी, और मेरे पास में जगह है केवल इतनी ही प्लांट एंड मशीनरी लगाने की जिसमें कि 25 लाख की इन्वेस्टमेंट होती है, 25 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट होती है, तो जो अमाउंट मैंने आपसे एक्सेस में ले लिया है वो मेरी ऑब्लिगेशन बना रहेगा, मानते हो? क्योंकि अगेन वही बात, मुझे उसके ऊपर कुछ ना कुछ तो रिटर्न देनी ही हो, तो मेरे पास में मेरी पॉकेट, मुझे जरूरत नहीं है इतनी, जितना मैं अपनी लाइफ में इशू जितने में मेरी लाइफ में ऑथराइज था मैं, उसके लिए मैं इशू नहीं कर रहा अभी, क्यों? क्योंकि मेरी इतनी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो इशूड शेयर कैपिटल क्या है, फॉर द टाइम बीइंग जो मैं इशू कर रहा होता हूं, फॉर द टाइम बीइंग जो मैं इशू कर रहा होता हूं, क्यों? एज पर माय रिक्वायरमेंट, बिकॉज रिक्वायरमेंट्स आर लिमिटेड। आप कोई भी काम करते हैं अपनी अथॉरिटी को पहले बढ़ा करके करते हैं, फिर उसके अंदर ही करते हैं सारे काम। तो यहाँ पे इशूड शेयर कैपिटल क्या है, इशूड शेयर कैपिटल वो है जो इशू की जा रही है फॉर द टाइम बीइंग, for taking investment from investors, but it is under authorized share capital. It can't be more than authorized share capital. देखिए that's it. Issued share capital is the share capital issued by company for the time being, for the time being, for taking investment. Issued share capital is the capital taking by company, issued by company या फिर taking by company from investors for the time being to fulfill its current requirements, to fulfill its current requirement. It can't exceed authorized share capital. It can't exceed authorized share capital. Subscribed share capital. हाँ जी, सब्सक्रिप्शन से टाटा स्काई की सब्सक्रिप्शन याद आती है या किसी मेंबरशिप की सब्सक्रिप्शन याद आती है, यानी कि देने वाला तो बहुत कुछ देने को तैयार है, आप लेने को तैयार हैं या नहीं है, दैट इज नोन एज सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने इशू किए थे 10,000 शेयर्स या 2,000 शेयर या जितने भी शेयर्स, उसकी अंडर सब्सक्रिप्शन भी आ सकती है ना, और एड पार भी आ सकती है और ओवर भी आ सकती है। तो सब्सक्राइब का क्या मतलब है, सामने वाले ने कितने सब्सक्राइब किया। देखो सब्सक्राइब शेयर कैपिटल इज द कैपिटल, इट इज द शेयर कैपिटल it is the share capital subscribed by general public
which is showing interest, which is showing their interest in company. यानी कि ठीक है जी, ये कितने के लिए उन्होंने सब्सक्राइब किया। अगला है हमारे पास में कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। कॉल्ड अप शेयर कैपिटल क्या होता है जी? जितना अमाउंट आप कॉल करते हैं। कॉल्ड अप शेयर कैपिटल क्या होता है? मैंने आपको बताया ना, टुकड़ों में पैसे मांगते हैं। तो जितने का पैसा मंगाया, एप्लीकेशन मंगाया, अलॉटमेंट मंगवाया, फर्स्ट और अभी सेकंड नहीं मंगाई, तो कॉल्ड अप कितना हो गया जी? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल। सेकंड कॉल येट टू ड्यू, यानी कि सेकंड कॉल्ड इज नॉट कॉल्ड अप। ठीक है, ओके, जो पैसा जितना मंगा चुके। तो कॉल्ड अप शेयर कैपिटल बोलना जी, इट इज द पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल, इट इज द पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल called by company from its shareholder ठीक है जी। अच्छा, अब कॉल्ड अप के बाद में जितना जितना मैंने तुमसे मांगा, सारे तो इकट्ठे नहीं दे सकते। अब मैं एक दिन कहता हूं कि बच्चों फीस लेके आना, तो फीस भी कोई एक दिन पहले देता है, एक दिन बाद में देता है, तो वो पेड अप होती है। ठीक है जी, तो हम क्या लिखते हैं जी? अगला लिखिए पेड अप शेयर कैपिटल, पेड अप, पेड अप शेयर कैपिटल। ये क्या होती है जी? ये होती है कि हमारे पास में कितने लोगों ने, मतलब मैंने ये बोला, मैंने कॉल किया था, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल, मेरे पास नंबर ऑफ शेयर होल्डर थे मान लो 1000, उसमें से 700 लोगों ने अभी पैसे दिए, तो 300 लोग क्या है? अनकॉल्ड अप, वो अनपेड अप है। बात समझ में आई कि मैं प्रोसेस में टुकड़ों में मांग रहा था, मैंने मांगी, मैंने क्या मांगी? फर्स्ट कॉल मांगी, और फर्स्ट कॉल कितने लोगों ने दी? 1000 से मांगी थी, 700 ने दिए, तो 700 क्या है जी? पेड अप हो गए, और अनपेड अप कितने हो गए? 300 हो गए। सिंपल, ठीक है, क्योंकि सारे दे देंगे तो जरूरी नहीं है ना, क्योंकि और बाद में आगे कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? तो जो 300 ने नहीं दिए ना, या तो वो दे देंगे या फिर उनके शेयर फॉरफिट कर लिए जाएंगे। समझ में आई बात? अच्छा जी, तो लिखिएगा पेड अप शेयर कैपिटल is the part of share capital, it is the part of share capital, it is the part of share capital which is called up by company, which is called up by company and paid by part of the shareholders। ठीक है जी, बात समझ में आ गई? अब शेयर कैपिटल के नोट टू अकाउंट बनाते समय ना, जिन लोगों को अदर देन कैश शेयर इशू कर रहे होते हैं, उन लोगों को हमारे को क्या करना होता है? अलग से दिखाना होता है, या फिर कोई डायरेक्टर्स जिनको की शेयर कैपिटल इशू की गई है या बोनस शेयर इशू किए गए हैं, उनको भी सेपरेटली शो करना पड़ता है नोट टू अकाउंट। ठीक है जी, तो ये आज के लिए प्रोसेस थी आपकी, और नेक्स्ट क्लास में हम इसकी जर्नल एंट्री करेंगे और सीखेंगे। ठीक है जी, किसी को पूछना तो पूछ सकता है। आज के लिए इतना ही।